दंगे अनेक, चेहरा एक, पीएफआई। जहां दंगा वहां नाम पीएफआई का। देश में दंगे कहीं भी हो, एक नाम कॉमन है और वो है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। पीएफआई पर कहीं भड़काने का आरोप लगता है तो कहीं अशांति फैलाने के लिए फंडिंग का। 16 अप्रैल को दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हुई हिंसा में भी पीएफआई का नाम सामने आ रहा है। 16 अप्रैल 2022 जहांगीरपुरी हिंसा में पीएफआई की साजिश। और जहांगीरपुरी केस की इन्वेस्टिगेशन अभी इनिशियल स्टेज पर है। इसमें कोई झुठला नहीं सकता कि इन लोगों का इसमें हाथ हो सकता है और इसकी इन्वेस्टिगेशन डिटेल में हो रही है। 2 अप्रैल 2022 करौली हिंसा में क्या था पीएफआई का खेल। जब भी कोई टेररिस्ट पकड़ा गया है या एंटी सोशल एलिमेंट पकड़ा गया है, यूएपी में आदमी कोई पकड़े जाते हैं दिल्ली में या बाहर, या इंटेलिजेंस एजेंसीज किसी को डिटेन करवाती हैं, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम आता पीएफआई। अप्रैल 2022 खरगोन हिंसा, फिर नाम पीएफआई का। रामनवमी के दिन मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में दो समुदायों के बीच भीषण हिंसा हुई, जमकर आगजनी हुई। ऐसे में बीजेपी ने आरोप लगाया कि इस पूरी हिंसा के पीछे न सिर्फ पीएफआई ने फंडिंग की, बल्कि इस पूरी आग को भड़काने का काम भी पीएफआई के इशारे पर ही हुआ। जनवरी 2022 हिजाब विवाद में छात्रों को पीएफआई ने भड़काया। कर्नाटक में छात्रों की जिद थी, स्कूल कॉलेज जाएंगे तो हिजाब पहनकर। उनके लिए हिजाब जरूरी हो गया, किताब नहीं। इन छात्रों को भड़काने का काम किसी और ने नहीं बल्कि पीएफआई ने किया। जनवरी 2020 सीएए एनआरसी पर देश को किसने भड़काया। जनवरी 2020 में सीए और एनआरसी पर अफवाह फैलाई गई। कहा गया कि नागरिकता रद्द हो जाएगी। इसके लिए जगह जगह रैलियां हुई, धरना प्रदर्शन किए गए। जांच हुई तो पता चला कि रैलियों और धरना प्रदर्शन के लिए पीएफआई ने फंडिंग की। फरवरी 2020 दिल्ली दंगे में पीएफआई के कई सदस्य गिरफ्तार। सीएए और एनआरसी के नाम पर पीएफआई के 120 करोड़ रुपए की फंडिंग का खुलासा हुआ है। दिल्ली में हुए दंगों में साजिश के आरोप में पीएफआई के बहुत से लोग गिरफ्तार हुए थे फरवरी 2020 में, और मार्च में उनके प्रेसिडेंट परवेज अहमद और उनके सेक्रेटरी मोहम्मद इलियास को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। दंगे अनेक, चेहरा एक, पीएफआई। जहांगीरपुरी में हिंसा के एक हफ्ते बाद आपने वहां अमन और प्यार तो देखा, तिरंगा यात्रा भी आपने देखी, लेकिन एक और फैक्टर जो देखने की जरूरत है वो ये कि हिंसा के पीछे के किरदार और उनका आतंकी कनेक्शन क्या है। ठीक सुना आपने कि अभी तक की जांच के मुताबिक जहांगीरपुरी में जो कुछ हुआ वो शायद प्लानिंग का 10वां हिस्सा भी नहीं था, क्योंकि इस हिंसा के पीछे जो नया नाम सामने आया वो नया नाम आपको चौंका देगा। नाम है आतंकी संगठन अलकायदा। अलकायदा के खूंखार और दुनिया के शायद सबसे अमीर आतंकी सबील अहमद के निशान जहांगीरपुरी में हुई हिंसा की स्क्रिप्ट पर पाए गए। दिखाते हैं आपको पूरी रिपोर्ट के जरिए। 16 अप्रैल को दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में दो समुदायों के बीच झड़प हुई, पत्थरबाजी हुई, हिंसा हुई। इस हिंसा से जुड़े करीब 150 वीडियो सामने आए और एक बड़ा सवाल सामने आया कि जहांगीरपुरी में हुई हिंसा में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का रोल क्या है। क्यों पीएफआई जांच एजेंसियों के निशाने पर है। ये सच है कि जब जहांगीरपुरी में हिंसा हुई उसके बाद से ही एक ही ग्रुप सवालों के घेरे में उसके रोल को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। तो इसलिए क्योंकि हाल ही में ऐसे जितने भी मामले सामने आए, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पीएफआई का नाम सामने आया। पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। आज टाइम्स नाउ नवभारत ये खुलासा करेगा कि क्यों पीएफआई जहांगीरपुरी हिंसा में भी सवालों के घेरे में। देखिए, कोई भी जब भी कोई टेररिस्ट पकड़ा गया है या एंटी सोशल एलिमेंट पकड़ा गया है, यूएपी में आदमी कोई पकड़े जाते हैं दिल्ली में या बाहर, या इंटेलिजेंस एजेंसीज किसी को डिटेन करवाती हैं, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम आता पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। इसमें यह है कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सिमी के बाद बैन होने के बाद में ये अपना क्रॉप अप हुई थी, और ये मैक्सिमम फंडिंग करती है इन लोगों को जो कि उग्रवादी घटनाओं में शामिल होते हैं।
16 अप्रैल को हुई हिंसा के बाद जांच के दौरान पता चला कि पीएफआई की स्टूडेंट विंग के करीब 119 सदस्य जहांगीरपुरी और आसपास के इलाकों में मौजूद हैं और उन 119 सदस्यों में से करीब 12 सदस्य दिल्ली पुलिस के रडार पर हैं। जहांगीरपुरी हिंसा से जुड़े करीब 150 वीडियो और कुछ सीसीटीवी कैमरे की फुटेज पुलिस को मिले हैं। इन वीडियो और सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरों को देखने पर कुछ ऐसे चेहरे सामने आए जो 12 पीएफआई के स्टूडेंट विंग के चेहरों से मिलते जुलते हैं और यहीं से पीएफआई के हिंसा में शामिल होने का शक हुआ। हालांकि जांच एजेंसियां 12 कथित पीएफआई के सदस्यों की पहचान पुख्ता करने की कवायद कर रही हैं। जाहिर है इसके बाद ही सही मायने में ये साफ हो पाएगा कि क्या वाकई में इनका कोई रोल इस हिंसा में था या नहीं। 16 अप्रैल को जहांगीरपुरी में हुई हिंसा को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ। एक चौंकाने वाला खुलासा है वो ये कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में एसडीपीआई यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का भी कनेक्शन है। दरअसल हिंसा वाले दिन यानी शनिवार 16 अप्रैल को दिल्ली के जंतर मंतर पर एसडीपीआई का प्रदर्शन चल रहा था। भाषणबाजी चल रही थी। प्रदर्शन में जो भाषण दिए गए जांच एजेंसी उन्हें भड़काऊ भाषण मान रही है। आप भी सुनिए कि जंतर मंतर पर क्या कहा गया। आपको भारत सरकार से मांग करते हैं कि इन आतंकवादी जो तंजीमें हैं उन पर बैन लगाए, जैसे आरएसएस है, जैसे बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है और बहुत सारी तंजीमें जो हिंदुत्ववादी ये भारत के अंदर अमन चैन खत्म करने की कोशिश कर रही है। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि या तो इन पे पाबंदी लगा दे, वरना हमारे हाथ पीछे नहीं बंधे हुए। हम अपने दिफा के लिए खड़े हो गए तो फिर आपको संभालना भारी पड़ेगा। ये वो लोग हैं जो जय श्री राम का दिल्ली के जंतर मंतर पर भाषणबाजी हो रही थी और जहांगीरपुरी में अफवाह फैली कि जहांगीरपुरी मस्जिद को तोड़ने की तैयारी है। मस्जिद को तोड़ने की अफवाह ने हिंसा भड़का दी। आपको सोचकर हैरानी होगी, अभी साधु के भेष में रहने वाले लोग मस्जिद के सामने जाकर बलात्कार करने की बात करते हैं और उनके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता। धर्म संसद के नाम पर ऐसे भड़काऊ भाषण दिए जाते हैं लेकिन उन पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता। अफसोस की बात है। और एक तरफ ऐसे समूह को निकालकर धर्म के नाम पर, एक धार्मिक पर्व के नाम पर ऐसा उन्माद पैदा करने की कोशिश की गई। मस्जिदों पे जगह जगह भगवा झंडे फहराए गए। अब जंतर मंतर पर एसडीपीआई के प्रदर्शन की टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली पुलिस भी इसी बात की जांच में जुटी है। साथ ही पता लगाने की कोशिश कि प्रदर्शन में शामिल लोग जंतर मंतर से क्या जहांगीरपुरी में भी गए थे। वो इसलिए क्योंकि एसडीपीआई का जंतर मंतर में भाषण लोगों को भड़काने के लिए काफी था और रही सही कसर मस्जिद को तोड़ने वाली अफवाह ने पूरी कर दी। एक तरफ दंगों में एसडीपीआई के हाथ होने का शक जताया जा रहा है, दूसरी ओर पीएफआई ने दंगे के आरोपियों का केस लड़ने का ऐलान किया है, वो भी ऐसे वक्त जब पीएफआई खुद इस मामले में सवालों के घेरे में है। हालांकि पुलिस अब इस मामले में खुलकर बोलने को राजी नहीं है। पीएफआई दिल्ली पुलिस के रडार पर है। दिल्ली पुलिस जंतर मंतर के साथ करीब 150 वीडियोस को खंगाल रही है। पुलिस को संदेह तो है, लेकिन पुलिस किसी संगठन को शिकंजे में लेने से पहले पूरे पुख्ता सबूत जुटा लेना चाहती है। जहांगीरपुरी की इस हिंसा में पीएफआई का हाथ है या नहीं, ये जांच का विषय है। लेकिन ऐसा क्या है कि हाल फिलहाल में हुई करीब करीब हर हिंसा में पीएफआई का नाम उछलता जरूर है। ऐसे में सरकार पीएफआई जैसे संगठन पर कोई कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं करती? पीएफआई का नाम हर दंगे में सामने आता है, लेकिन फिर भी पीएफआई बदस्तूर अपना काम कर रही है। दिल्ली में सीएए के दौरान दंगा हो या फिर जहांगीरपुरी में हिंसा, हर बार पीएफआई के तार जुड़ जाते हैं। अब हम पीएफआई के और कुछ नए मामलों पर खुलासा करने जा रहे हैं। आप सोचिए, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया संगठन का नाम जहांगीरपुरी हिंसा में आ रहा है सामने, जिसमें उन्होंने शायद साजिश की थी
इस चीज को लेकर अब लगातार जांच चल रही है, क्योंकि जो तार जुड़े हैं वो जुड़े हैं सीधा आतंकी संगठन अल-कायदा से। उसमें जो एक खूंखार और करोड़पति डॉक्टर हैं सबीर अहमद, उनके करीबियों से तार जुड़े हुए पाए गए हैं पीएफआई के, और जिसका जिक्र स्पेशल सेल ने सप्लीमेंट्री चार्ज शीट में भी किया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में जिस सबील अहमद का जिक्र है, वो सबील अहमद स्कॉटलैंड के ग्लासगो एयरपोर्ट पर हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड है। हाल ही में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई। इस चार्जशीट में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने उस चार्जशीट का हवाला दिया, जिसमें बाकायदा अल कायदा के आतंकी सबील अहमद के साथ कुछ और आतंकियों के करीबियों से सीधे पीएफआई के लिंक पाए गए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की सप्लीमेंट्री चार्जशीट के मुताबिक 2020 के अगस्त की 28 तारीख को आरोपी सबीर अहमद को राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा दिल्ली के इंदिरा गांधी हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया। खुलासा हुआ कि आतंकी सबीर अहमद एक बड़ी वारदात को अंजाम देने के इरादे से दिल्ली आया था। सबीर अहमद और अल-कायदा के दूसरे आतंकियों ने कुछ बड़े नेताओं की हत्या का प्लान बनाया, जिसके लिए आतंकियों ने बेंगलुरु, हुबली, हैदराबाद और नांदेड़ में रेकी की। इनका प्लान कुछ सीनियर पुलिस अधिकारियों और पत्रकारों को मारने का भी था। सबीर अहमद की गिरफ्तारी के बाद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आतंकी नेटवर्क की मदद पाकिस्तान, सऊदी अरब और लश्कर तैयबा के सहयोगी कर रहे थे। भारत में पीएफआई की कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की विंग मदद कर रही थी। सबीर अहमद की गिरफ्तारी के बाद जांच के दौरान सैयद तंजीम अहमद उर्फ तंजीम को गिरफ्तार किया गया। तंजीम से पूछताछ में खुलासा हुआ कि वो पीएफआई का सदस्य रह चुका है और पीएफआई के तमाम गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेता था। तंजीम आतंकी शोएब अहमद से आदेश लेता था। तंजीम शोएब अहमद मिर्जा उर्फ छोटू से मिला। इनके कब्जे से जांच एजेंसियों ने आपत्तिजनक जिहादी साहित्य बरामद किया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में खुलासा हुआ है कि शोएब अहमद मिर्जा उर्फ छोटू, अब्दुल हकीम जमादार, रियाज अहमद बिहाट्टी उर्फ सलीम, उबैदुल्ला बहादुर उर्फ इमरान वाहिद, हुसैन उर्फ सोहेल मोहम्मद, सादिक लश्कर उर्फ राजा और महबूब बालाकोट उर्फ बावा पीएफआई के ही सदस्य थे। पीएफआई में रहते हुए इनमें से कुछ हुबली में संगठन की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग ले रहे थे। वो नियमित रूप से बैठकों और अन्य गतिविधियों जैसे दर कुरान और संगठन के अन्य धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेते थे, जिन्हें विशेष रूप से दंगों के दौरान भड़काने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। देश में अमन शांति को भंग करने की घटनाएं जो होती हैं उनमें ये फंडिंग करती हैं। पैसा ये किसी न किसी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पैसे देते हैं उन लोगों को और उनको मोटिवेट करते हैं और साथ साथ उनको ओवरग्राउंड वर्कर्स को और दूसरे जो आदमी इसमें जो शामिल होना चाहते हैं उनको हाईली मोटिवेट करते हैं स्पीच के द्वारा और ऑडियो वीडियो क्लिपिंग्स के द्वारा, और ये बार बार उनको मोटिवेशन लेवल हाई करते हैं ताकि वो उसमें इन ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करें। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में पीएफआई पर शक की खास वजह वो ये कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली हिंसा और यूपी के हाथरस कांड में सीधे तौर पर पीएफआई की भूमिका का खुलासा हुआ। न केवल दिल्ली पुलिस बल्कि प्रवर्तन निदेशालय और यूपी एसटीएफ ने भी पीएफआई के लिंक का खुलासा देश विरोधी गतिविधि में होने के पुख्ता सबूत पेश किए हैं। इन तमाम आरोपों के बावजूद पीएफआई बदस्तूर अपना काम कर रही है। यूं तो सुगबुगाहट इस बात की भी है कि भारत सरकार पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर चुकी है। अनुज मिश्रा, टाइम्स नाउ नव भारत, दिल्ली। तो आपको बता दें कि जहां भी सांप्रदायिक हिंसा भड़कती है, दो समुदाय हिंसा में शामिल होते हैं, वहीं पर पीएफआई सामने आता है, पीएफआई का नाम सामने आता है। इसलिए पीएफआई है क्या और पीएफआई की हिस्ट्री क्या है, यह आपके लिए जान लेना बहुत जरूरी है। बिंदुवार तरीके से आपको एक एक करके बताते हैं। फरवरी 2020 की तारीख, दिल्ली दंगे में पीएफआई के कई सदस्य गिरफ्तार किए गए। जनवरी 2020 की तारीख, सीएए और एनआरसी का आपको याद होगा शाहीन बाग में लंबे वक्त धरना प्रदर्शन भी हुआ था। वहां उसके खिलाफ जो बड़ी बड़ी रैलियां की गई उसमें भी पीएफआई का नाम सामने आया। हाथरस रेप केस जो हुआ उसमें भड़काने में फंडिंग पीएफआई की तरफ से की गई। दिसंबर 2020 में फाइंडिंग सामने आई। जनवरी 2022 में हिजाब विवाद में जो लोगों को भड़काया गया, छात्र छात्राएं जो भड़के, पीएफआई का नाम सामने आया। जहांगीरपुरी हिंसा में पीएफआई इन्वॉल्वमेंट का आरोप लगा कि जहांगीरपुरी में जो लोग थे वहां पर पीएफआई का जो स्टूडेंट विंग है वो लोग वहां रह रहे थे।
करौली हिंसा जो होती है तो वहां पर भी जानकारी पहले ही पीएफआई को होने का आरोप था, क्योंकि पीएफआई की तरफ से प्रशासन को लेटर लिखा गया था। खरगोन हिंसा जो हुई वहां भी पीएफआई के इन्वॉल्वमेंट का आरोप है, पीएफआई के संलिप्तता का आरोप लगा है। ये तमाम वो सबूत हैं जो बताते हैं कि पीएफआई का नाम क्यों लगातार सामने आता है। लेकिन दिल्ली हिंसा से लेकर के और उससे पहले जो सीएनआरसी था, हर जगह पीएफआई का नाम सामने आता है। विवादों का दूसरा नाम बन चुका है। संगठन क्या है बताते हैं आपको। दरअसल ये संगठन दक्षिण भारत में 3 मुस्लिम संगठनों को विलय करके बना था। इनमें केरल का नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट मौजूद था, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी मौजूद था और तमिलनाडु का मिनिथा नीति परसाई शामिल था। पीएफआई का दावा है कि पीएफआई इस वक्त देश में 23 राज्यों में संगठन को सक्रिय रूप से चला रहा है। देश में स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट यानी सिमी पर बैन लगाने के बाद पीएफआई का विस्तार तेजी से बढ़ा है। पीएफआई के कार्यकर्ताओं पर आतंकी संगठनों से कनेक्शन का आरोप है, यहां तक कि राजनीतिक हत्याओं के आरोप लगातार लगते रहे हैं। यह कहा जाता है कि 2012 में केरल सरकार ने हाईकोर्ट में बताया था कि केरल में हुई 27 राजनीतिक हत्याओं से पीएफआई का सीधा सीधा कनेक्शन है और इनमें ज्यादातर राजनीतिक हत्याएं आरएसएस और सीपीएम के कार्यकर्ताओं की हत्याओं से जुड़ी हुई थी। बताते हैं आपको कि सिमी के साथ जो कनेक्शन जोड़ा जाता है, तो क्या पीएफआई और सिमी में कोई संबंध है? आरोपी की पीएफआई सिमी का ही बदला हुआ स्वरूप है। 2006 में जब बैन हुआ सिमी, उसके बाद पीएफआई का विस्तार बढ़ा। केरल सरकार ने हाईकोर्ट में यह दलील भी दी जो कहा जाता है कि पीएफआई कुछ और नहीं बल्कि प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी, जिसको कि एक आतंकी संगठन का प्रारूप के तौर पर भी आरोप लगते रहे हैं, उसी का नया रूप है। सीए के खिलाफ जब देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए, देश भर में हिंसाएं हुई, उसका आरोप भी पीएफआई पर लगा और तत्कालीन कानून मंत्री ने पीएफआई की भूमिका उसमें होने का दावा भी किया था। हालांकि पीएफआई चीफ की तरफ से उस वक्त इस बात को नकार भी दिया गया था। लेकिन ये बात सच है कि देश भर में जहां भी सांप्रदायिक हिंसाएं हुई हैं, वहां पर सबसे पहला नाम पीएफआई का आया है और ये जगह जगह पर वक्त वक्त में चाहे एनआईए की तरफ से इन्वेस्टिगेशन की गई हो, यूपी एसटीएफ की तरफ से इन्वेस्टिगेशन की गई हो, पीएफआई का नाम ऐसी हिंसाओं में लगातार सामने आया है। जहांगीरपुरी हिंसा की जांच लगातार जारी है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच स्पेशल सेल के साथ साथ इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन यानी आईएफएसओ भी पकड़े गए आरोपियों के मोबाइल डेटा की जांच कर रही है। जांच इस बात की होगी कि ये लोग दंगों से पहले किससे से बात कर रहे थे, किससे ये लोग मुलाकात कर रहे थे, दंगों के बारे में कोई बात कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। यानी जहांगीरपुरी हिंसा के गुनाहगारों को दिल्ली पुलिस स्मार्ट पुलिसिंग से पकड़ने जा रही। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जहांगीरपुरी हिंसा को हुए पूरे 9 दिन हो चुके हैं। दिल्ली पुलिस इस मामले में लगातार तमाम खुलासे कर रही है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ रासुका लगाई है, जिनकी पुलिस कस्टडी अभी भी जारी है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की करीब 14 टीमें जहांगीरपुरी हिंसा की जांच कर रही हैं। साथ ही स्पेशल सेल की आईएफएसओ यूनिट को भी जहांगीरपुरी हिंसा की जांच में शामिल किया गया। आईएफएसओ यानी इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस दिल्ली पुलिस की स्मार्ट पुलिसिंग की वो यूनिट जो तकनीकी रूप से बेहद मजबूत है। 16 अप्रैल को हुई हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस की जांच में यह सामने आया है कि यह हिंसा संगठित और सुनियोजित थी। अब दिल्ली पुलिस के सामने चुनौती है उन लोगों का चेहरा बेनकाब करने की जिन्होंने हिंसा के लिए भीड़ को इकट्ठा किया और भड़काया। जहांगीरपुरी में हिंसा जिन लोगों ने भड़काई, उनकी पहचान के लिए पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल फोन जब्त किए। इन सभी मोबाइल फोन्स को आईएफएसओ के पास भेजा गया। अब इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस आरोपियों के फोन का साइंटिफिक एनालिसिस करेंगे। अपने एनालिसिस में आईएफएसओ के अधिकारी ये जांच करने की कोशिश करेंगे कि आरोपी सोशल मीडिया के जरिए किन के संपर्क में थे। क्या इन्होंने भीड़ को संगठित करने के लिए किसी नेटवर्किंग ऐप पर ग्रुप बना रखा था? क्योंकि पुलिस के रडार में इस इलाके के 20 से ज्यादा गैंगस्टर हैं जो हाल ही में जेलों से बाहर आए हैं। आईएफएसओ के पास खास तकनीक है कि अगर इन आरोपियों ने अपने फोन का डेटा डिलीट भी किया होगा तो उस डेटा को आईएफएसओ की एक्सपर्ट टीम रीस्टोर करके उस डेटा की जांच कर सकती है और देख सकती है कि 16 अप्रैल से पहले आरोपी किस ग्रुप में एक्टिव थे और क्या इस ग्रुप में हिंसा को लेकर चर्चा और प्लानिंग की जा रही थी। मोबाइल का डंप डाटा जो सस्पेक्ट लोग हैं उनकी मोबाइल। फिलहाल थोड़े से ब्रेक लिए, ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे पाकिस्तान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जल्द स्ट्राइक।
सुपर हीरो आप हो। ज्यादा चीजी मत बन, वैसे भी ईट फिट पिज्जा में काफी चीज है। अब आएगा पिज्जा में मजा। शाहीन बाग में दादी थी तो अब एक लड़की है, तो ये आपको लगता है कि एक पैटर्न है, एक टूल किट है? हिजाब का मुद्दा कर्नाटका से अगर उत्तर प्रदेश में आता है तो ये सही है, लेकिन गोवा का मुद्दा अगर उत्तर प्रदेश में आता है जहाँ हिंदुओं के वोट का बंटवारा हो रहा है, वो हजम नहीं हो रहा किसी को, ऐसा क्यों? Presented by Kent RO, जो देता है सबसे शुद्ध पानी. Powered by MediBuddy, unlimited doctor consultations with MediBuddy Gold. Powered by MDH असली मसाले, बढ़िया है, शुद्ध है. MDH असली मसाले, सच सच. MDH. और इस बीच बड़ी खबर यह कि असम में अलकायदा से जुड़े हुए मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है। अलकायदा की अंसारुल बागला टीम के 16 आतंकियों को अरेस्ट किया गया। ये खुफिया एजेंसीज की बड़ी सफलता है, ये कह रहा है सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का। माता की, भारत माता की। पाकिस्तान के विरुद्ध पीएम मोदी का जलयुद्ध। मोदी ने दबाया बटन, पाकिस्तान को पानी की टेंशन। आज मुझे खुशी है, रतले पावर प्रोजेक्ट और क्वार पावर प्रोजेक्ट जब बनकर तैयार होंगे तो जम्मू कश्मीर को पर्याप्त बिजली तो मिलेगी ही। जम्मू कश्मीर के लिए बिजली एक कमाई का बहुत बड़ा नया क्षेत्र खुलने वाला है, जो जम्मू कश्मीर को नई आर्थिक ऊंचाइयों की ओर ले जाएगा। मोदी की वाटर स्ट्राइक, पाकिस्तान की प्यास बढ़ेगी। साथियों, मैं जम्मू कश्मीर के नौजवानों को कहना चाहता हूं, साथियों मेरे शब्दों में भरोसा कीजिए। घाटी के नौजवान आपके माता पिता को, आपके दादा दादी को, आपके नाना नानी को जिन मुसीबतों से जिंदगी जीनी पड़ी, मेरे नौजवान आपको कभी भी ऐसी मुसीबतों से जिंदगी जीनी नहीं पड़ेगी। ये मैं करके दिखाऊंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं। मोदी के बटन दबाने से इसलिए घबराया आतंकिस्तान। पाकिस्तान ने इसीलिए जम्मू में रची थी बारूदी साजिश। पाकिस्तान ने इसीलिए ट्रक भरकर भेजा था बारूद। यही वो ट्रक है जिसमें 3 दिन पहले जैश ए मोहम्मद के सुसाइड बॉम्बर सपोवाल, जो कि सांबा का इलाका है, वहां से सवार होके सुंजवा के इलाके में आए थे। मोदी के पावर प्रोजेक्ट से पाकिस्तान में हड़कंप। 70 साल तक पाकिस्तान जाता रहा, ये मोदी पानी को रोकेगा, आपके घर तक लाएगा। टाइम्स नाउ नव भारत पर धमाकेदार खबर। टाइम्स नाउ नव भारत पर विस्फोटक खुलासा। और धाकड़ एक्सक्लूसिव के सेगमेंट में बात होगी
पाकिस्तान पर पीएम मोदी की वाटर स्ट्राइक की। सही सुना आपने, वाटर स्ट्राइक, क्योंकि मोदी के एक बड़े कदम से पाकिस्तान में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान को डर सता रहा है कि कहीं अब मोदी के इस फैसले से पाकिस्तान पानी की एक बूंद को न तरस जाए, और इसलिए पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने फौरन इस कदम पर कड़ी आपत्ति जता दी। ये बड़ी खबर क्या है, पहले आपको ये बताते हैं, फिर आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान को इस बात का अंदाजा पहले से था और इसीलिए उसने मोदी को बटन दबाने से रोकने के लिए बाकायदा ट्रक भरकर बारूदी साजिश भी रची। माननीय प्रधानमंत्री जी से गुजारिश है कि वो ई माध्यम से इस परियोजना का शिलान्यास करें। जम्मू के सांबा जिले के पल्ली गांव पहुंचे प्रधानमंत्री की ये तस्वीर देखकर पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। पूरा पाकिस्तान मोदी के इस एक बटन दबाने से बेहद घबरा गया। जम्मू में मोदी के इस एक कदम से पाकिस्तान का ब्लड प्रेशर क्यों हाई हो गया, उसने क्या कहा, ये जानने समझने के लिए पहले ये पूरा दृश्य देखिए। प्रधानमंत्री मोदी पंचायती राज दिवस के मौके पर सांबा जिले के पल्ली गांव पहुंचे थे। यहां उन्होंने कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन्हीं में से दो थे रतले पावर प्रोजेक्ट और क्वार पावर प्रोजेक्ट। प्रधानमंत्री ने इसकी आधारशिला रखी और इसके बाद इसी से जुड़ा एक अहम बयान दिया। आज मुझे खुशी है, रतले पावर प्रोजेक्ट और क्वार पावर प्रोजेक्ट जब बनकर तैयार होंगे तो जम्मू कश्मीर को पर्याप्त बिजली तो मिलेगी ही। जम्मू कश्मीर के लिए बिजली एक कमाई का बहुत बड़ा नया क्षेत्र खुलने वाला है, जो जम्मू कश्मीर को नई आर्थिक ऊंचाइयों की ओर ले जाएगा। साथियों, मैं जम्मू कश्मीर के नौजवानों को कहना चाहता हूं, साथियों मेरे शब्दों में भरोसा कीजिए। घाटी के नौजवान आपके माता पिता को, आपके दादा दादी को, आपके नाना नानी को जिन मुसीबतों से जिंदगी जीनी पड़ी, मेरे नौजवान आपको कभी भी ऐसी मुसीबतों से जिंदगी जीनी नहीं पड़ेगी। ये मैं करके दिखाऊंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं। प्रधानमंत्री मोदी का इतना करना और कहना भर था कि पूरा पाकिस्तान बेचैन हो उठा और पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने देर रात इस पर एक बयान जारी किया। भारत ने रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट के निर्माण के लिए जैसी डिजाइन बनाई है, उस पर पाकिस्तान ने आपत्ति जताई थी और क्वारपन बिजली परियोजना के लिए भारत ने अब तक पाकिस्तान के साथ सूचना साझा नहीं की है, जैसा कि सिंधु जल समझौते में जरूरी था। पाकिस्तान भारतीय प्रधानमंत्री की ओर से इन परियोजनाओं की आधारशिला रखे जाने को 1960 में हुई इंडस वाटर ट्रीटी का सीधा उल्लंघन मानता है। अब सवाल यह है कि जम्मू कश्मीर में तैयार हो रहे इन पावर प्रोजेक्ट से पाकिस्तान की बेचैनी इतनी क्यों बढ़ गई कि वो इंडस वाटर ट्रीटी की दुहाई देने लगा। जानकार इस पर क्या कहते हैं, पहले ये सुनो। इंडस वाटर कमीशन है जो हमने पाकिस्तान से साइन किया है, तो उसकी साल में मीटिंग्स भी होती है। तो पाकिस्तान तकनीकी रीजंस को लेकर के बार बार अड़चने डालता रहता है कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, हाइड्रो पावर के प्रोजेक्ट्स हैं भारत के जम्मू कश्मीर रीजन में, इन पे प्रोग्रेस ना हो पाए ताकि भारत के उस रीजन की डेवलपमेंट ना हो पाए। असल में पाकिस्तान की आपत्ति के पीछे की पूरी कहानी 60 साल पुरानी इस ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर में छिपी है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान के साथ मिलकर 19 सितंबर 1960 को सिंधु नदी जल समझौते पर दस्तखत किया था। भारत पाकिस्तान के बीच पानी का ये बंटवारा विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुआ था। समझौते में साफ लिखा था कि पूर्वी क्षेत्र की तीनों नदियां रावी, ब्यास और सतलुज पर भारत का एक छत्र अधिकार रहेगा, जबकि पश्चिमी क्षेत्र की नदियों सिंधु, चिनाब और झेलम का कुछ पानी पाकिस्तान को देने का समझौता हुआ था। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान की परेशानी यह है कि भारत चिनाब नदी पर रतले और क्वार प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है,
चिनाब नदी पाकिस्तान जाती है। चिनाब से पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से की प्यास बुझती है, लेकिन इस नदी पर अगर रतले पावर प्रोजेक्ट बना तो पाकिस्तान को लग रहा है कि इससे चिनाब का पानी पाकिस्तान को मिलना बंद हो जाएगा और पाकिस्तान इस नदी की हर एक बूंद को तरस जाएगा। परेशानी डेफिनेटली ये से रहती है पाकिस्तान को कि भारत अगर इस तरह के हाइड्रो प्रोजेक्ट्स ज़्यादा बनाएगा, बिजली बनाएगा या कैनाल सिस्टम्स वगैरह बनाएगा, तो इसके चलते हम जो हमारी 3 नदियों का पानी है, ये रावी, ब्यास, चेनाब का जो पानी पाकिस्तान की तरफ जा रहा है, उस पानी को या हम थोड़ा रोक सकते हैं या डिले कर सकते हैं या बेसिकली पाकिस्तान के लिए वाटर की प्रॉब्लम हम क्रिएट कर सकते हैं, तो जो कि असलियत भी है। पाकिस्तान ये बात भूल गया कि भारत ने कहीं से भी समझौते का उल्लंघन नहीं किया है। सिंधु नदी जल समझौते के मुताबिक भारत को ये भी अधिकार है कि वो यहाँ पनबिजली परियोजना बनाए। भारत बिल्कुल वैसा ही कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान को इसकी आशंका इसलिए ज्यादा लग रही है क्योंकि उसे पुलवामा अटैक के बाद का पीएम मोदी का दिया गया एक बयान भी साथ साथ याद आ रहा है, जिसमें पीएम मोदी ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कड़े शब्दों में कहा था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का पानी रोक देगा। हिंदुस्तान के किसानों के हक का पानी, हरियाणा के किसानों के हक का पानी 70 साल तक पाकिस्तान जाता रहा। ये मोदी पानी को रोकेगा, आपके घर तक लाएगा और मैंने काम शुरू कर दिया है। जानकारों की माने तो पाकिस्तान को ये महसूस होने लगा है कि मोदी ने करीब 3 साल पहले जो कहा था, भारत अब इस पावर प्रोजेक्ट के जरिए उस फैसले पर आगे बढ़ रहा है और आतंकियों को पालने पोसने वाले पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान का ये जल युद्ध शुरू हो चुका है, जिसमें पाकिस्तान को अपनी बर्बादी भी तय दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। अब सवाल है कि ये रतले पार प्रोजेक्ट है क्या और चिनाब नदी पर बनने से ही पाकिस्तान की बेचैनी क्यों बढ़ रही है। ये जानकारी आपको होनी चाहिए और आपको जानकारी हम दाखिल एक्सक्लूसिव में सिलसिलेवार तरीके से देंगे। 20 जनवरी 2021 को कैबिनेट ने मंजूरी दी इसे। इस केंद्रीय कैबिनेट की अध्यक्ष खुद पीएम मोदी उस वक्त थे। 850 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट है जिसकी कुल लागत लगभग 5281 करोड़ रुपए तक है। लक्ष्य तय किया गया कि फरवरी 2026 तक इसको पूरा कर देना है। इसकी लोकेशन क्या थी? लोकेशन तक थी किश्तवाड़ में चिनाब नदी के ऊपर इसको बनना था। चिनाब नदी को अब जान लीजिए जरा कि चिनाब नदी की कुल लंबाई कितनी है। लंबाई है 772 मील। भारत में 219 मील आती है तो पाकिस्तान में 453 मील। पाकिस्तान में लगभग 2 करोड़ लोग इसका इस्तेमाल करते हैं रोजाना। सिंधु जल संधि के तहत भी भारत को विद्युत ऊर्जा बनाने का अधिकार है। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान का पूरा पानी रुक जाएगा, लेकिन वो जो 2 करोड़ लोग हैं वो बहुतायत इससे प्रभावित होंगे। अब सवाल है कि पाकिस्तान को क्या ये मालूम था कि पीएम मोदी जम्मू पहुंचकर ये बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं और क्या इसीलिए पाकिस्तान ने आतंकी साजिशें रची थी? क्या इसीलिए ट्रक में छिपा करके आतंकियों को शुजवा भेजा गया था ताकि बड़े पैमाने पर नुकसान हो और पीएम मोदी को अपनी रैली ये रद्द करनी पड़े? ये ट्रक की कहानी क्या है? ये खुलासा हो चुका है। ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और आप खुद जानिए कि पाकिस्तान की इस साजिश के पीछे पाकिस्तान की सोच क्या थी। ये जम्मू के शुंजुआ इलाके में शुक्रवार को हुए हमले की तस्वीरें हैं। ये नाकाम हमला जैश-ए मोहम्मद ने कराया था। सीमा से घुसपैठ करके आए जैश के 2 आतंकियों ने इसे अंजाम दिया था। इस हमले के 2 दिन बाद ही यानी रविवार को शुंजुआ से 17 किलोमीटर दूर पल्ली गांव में पीएम मोदी की रैली होनी थी। टाइम्स नाउ नव भारत ने खबर ब्रेक की थी कि आतंकियों का पुलवामा पार्ट 2 करने के पीछे का मकसद पीएम मोदी की रैली को रद्द कराना था। टाइम्स नाउ नव भारत ने इस खबर को दिखाने के बाद साजिश की तह तक जाने का प्लान बनाया और इसी छानबीन के दरमियान टाइम्स नाउ नव भारत के संवाददाता प्रदीप दत्ता को वो ट्रक भी मिला जिसमें छिपकर सुसाइड जैकेट पहने जैश के दोनों आतंकी सारे सुरक्षा चक्र को चकमा देते हुए शुजुआ पहुंचे थे। वो इस गाड़ी में बैठ जाते हैं। चारों तरफ अगर आप देखेंगे
गाड़ी की खाली जो है सब्जी के कार्टन रखे हुए हैं और उसके अंदर वो कैविटी बना के बैठ जाते हैं ताकि कोई भी अगर नाका जब ये गाड़ी क्रॉस करे उन्हें बिल्कुल भी शक शुबा ना हो कि इसके अंदर आतंकवादी बैठे हैं। ये पहली बार ऐसा तरीका इस्तेमाल नहीं किया गया है, बहुत बार ये तरीका इस्तेमाल किया गया है। पहले भी जब उमर शेख जिन्होंने कि पुलवामा बॉम्बिंग के जो मास्टरमाइंड बताते जाते हैं और मसूद अजहर के रिश्तेदार भतीजे हैं, वो भी इसी तरीके से सांबा सेक्टर से आए थे, लेकिन उस बार जो ट्रक ऑनर था वो नेंगरू था, लेकिन इस बार जो ट्रक ड्राइवर और ट्रक ऑनर है उसका नाम है बिलाल वागे। उनके साथ मोहम्मद चौपान थे जो को ड्राइवर थे। आप देखिए वो ट्रक में आते हैं और सफ़र करते हैं सांबा से सपोवाल इलाके से होते हुए वो पहुंच जाते हैं सुंजवा के इलाके में। 22 अप्रैल को इस ट्रक के ड्राइवर बिलाल वागे ने दोनों आतंकियों को शुजवा पहुंचाने में मदद की थी। ये रही बिलाल वागे की तस्वीर जो इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस की गिरफ्त में है। और सूत्रों से हमें जानकारी मिली है कि बिलाल ने आतंकियों को ट्रक में छिपाने के लिए एक कैविटी बनाई हुई थी। इसके लिए उसने अपने सहायक ड्राइवर की मदद ली थी। सुजवा में आतंकियों को पहुंचाने के बाद शेल्टर देने का जिम्मा इस चेहरे को सौंपा गया था। नाम शफीक अहमद, और शफीक को सीमा पार बैठे जैश के कमांडर से हिदायत मिली थी कि वो इन आतंकियों को सुरक्षा बलों के ऐसे ठिकानों पर ले जाएं जिससे यह आतंकी ज्यादा से ज्यादा लोगों को मार सके ताकि जम्मू में होने वाली पीएम मोदी की रैली सरकार को रद्द करनी पड़े। सुजवा में उनको इंस्ट्रक्शन दी गई होती है शफीक अहमद कि उन्हें वहां पे उनके लिए शेल्टर प्रोवाइड करना है। शफीक अहमद को कहा गया होता है कि आपको इनको एक सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन में लेके जाना है ताकि ये वहां पे जितनी ज्यादा बड़ी कार्रवाई कर सकें, जितने ज्यादा लोगों का नुकसान कर सकें तो कर सकें, क्योंकि ये चाहते थे कि जो प्रधानमंत्री का प्रोग्राम है पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाए। क्योंकि एक बात जो है पाकिस्तान को पच नहीं रही है, वो है जो रास्ते आ रही है वो है अमन, शांति, पीस, डेवलपमेंट। और यही एक वजह है कि लगातार वो अमन को, शांति को भंग करने के लिए ऐसी कार्रवाइयां करते हैं। आप देखिए कि इस बार भी पूरी तरह से वही वैसी ही कार्रवाई करने की उनकी कोशिश थी और इस बार उन्होंने इस ट्रक का इस्तेमाल किया। हालांकि पाकिस्तान शुजवा में अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सका। आतंकी पुलवामा पार्ट 2 जैसा कुछ कर पाते उससे पहले ही जहन्नुम पहुंचा दिए गए। लेकिन यहाँ सवाल फिर से वही है, क्या पाकिस्तान को मोदी के इस एक बटन दबाने की जानकारी पहले ही हो चुकी थी? क्या पाकिस्तान को ये पता चल चुका था कि जम्मू में मोदी पंचों से संवाद करने के साथ साथ चिनाब नदी पर बनने वाले रतले पावर प्रोजेक्ट और क्वार पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखने आ रहे हैं, जिससे पाकिस्तान को आगे चलकर पानी की भयंकर मार पड़ सकती है और इसीलिए पाकिस्तान ने ये बड़ी आतंकी साजिश रची? जवाब हमें नहीं मालूम, लेकिन मोदी की रैली और आतंकी हमले के बीच की जो पूरी कड़ी जुड़ती है वो इसका इशारा जरूर करती है। प्रदीप दत्ता, जम्मू, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो भारत एक तरफ आतंकी साजिशों को नाकाम कर रहा है, पाकिस्तान से भेजे गए आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा रहा है, तो दूसरी तरफ चीन पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सेना को और सशक्त करता जा रहा है। भारतीय सेना और वायुसेना को अब टैंकों का काल मिल चुका है और वो ब्रह्मास्त्र है जो अगर चल जाए तो दुश्मनों के टैंक हों चाहे बख्तरबंद गाड़ियां हों, मिनटों में तबाही गारंटीड। ये है चीन पाकिस्तान के टैंकों का काल। ये है बख्तरबंद गाड़ियों का विनाशक। इजराइल का ब्रह्मास्त्र भारत के पास। नाम द टैंक किलर। जी हां, सही सुना आपने, द टैंक किलर, जो अब भारतीय सेना और वायु सेना के पास है और जिससे भारत की सैन्य ताकत में कई गुना इजाफा हो चुका है। भारतीय सेना और एयरफोर्स ने इजराइल से मिली अत्याधुनिक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को शामिल कर लिया है। इजराइल के इस खतरनाक हथियार को टैंकों का काल यानी टैंक किलर कहा जाता है। ये लंबी दूरी तक मार करती है और पावरफुल इतनी होती है कि बख्तरबंद गाड़ियां पल भर में ही तबाह हो जाएं। यदि कोई चाइना से युद्ध होता है तो ऐसे में भारत अपने MI-17 जो हेलीकॉप्टर्स हैं
उनमें जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स के माध्यम से पूरे माउंटेनियस एरियाज में हायर टेरेन में सफलतापूर्वक ऑपरेशंस को चाइना के विरुद्ध लॉन्च कर सकता है। चाइना के जो टैंक्स हैं, चाइना के जो आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, वो इस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स के द्वारा सटीक तरीके से टारगेट किए जा सकते हैं। दरअसल चीन के साथ सैन्य टकराव को देखते हुए पिछले साल इमरजेंसी खरीद के तहत इन इजरायली टैंक किलर्स का ऑर्डर दिया गया था। ये भारत के लिए कितनी जरूरी थी, इसे ऐसे समझिए कि रूस यूक्रेन के बीच 24 फरवरी से युद्ध जारी है और यूक्रेन रूस के टैंकों को अमेरिका से मिली जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से ध्वस्त कर रहा है। ऐसे